ऑल ऑफ यू। जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अजय रावल आपके समक्ष आज लेकर आया हूँ क्लास 11th इतिहास विषय से चैप्टर फर्स्ट का टेस्ट एवं अभ्यास कार्य। टेस्ट एवं अभ्यास कार्य शुरू करने के पहले आप मेरे चैनल योर डेस्टिनेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की सूचना समय पर मिल सके। यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आप स्वयं भी इस टेस्ट एवं अभ्यास कार्य में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वीडियो के अंत में आपको डिस्क्रिप्शन में इस टेस्ट एवं अभ्यास कार्य की लिंक दी जाएगी। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, चैप्टर का शीर्षक है प्रारंभिक इतिहास। प्रारंभिक इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे समय की शुरुआत से। सबसे पहले आपको अपना यहाँ पर नाम ऐड करना है। जो भी नाम आप फटाफट डाल दीजिएगा, पिता का नाम जो भी हो डाल दीजिएगा और मोबाइल नंबर आपके जो भी हो वो डाल दीजिएगा। संस्था का नाम जो भी हो आपका, जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं उस संस्था का नाम डाल दीजिएगा। अब हम शुरू कर रहे हैं। टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पेसिस पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको। चार्ल्स बेस्ट, चार्ल्स बेवेज, चार्ल्स डार्विन या चार्ल्स फ्लेमिंग। तो इसका राइट आंसर है चार्ल्स डार्विन। ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी, जो 24 नवंबर 1859 ईस्वी को प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में प्रमाणित किया गया है कि मानव बहुत समय पहले जानवरों के क्रमिक रूप में ही विकसित होकर अपनी वर्तमान स्थिति में आया था। यह ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक में ऐसा लिखा गया है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, विज्ञान की उस शाखा को जिसके अंतर्गत मानव संस्कृति और मानव जीव विज्ञान के उद्विकास पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके पास मानव विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान। तो इसको हम कहेंगे मानव विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव संस्कृति और मानव जीव विज्ञान के उद्विकासीय पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम मानव विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भौतिकी के अनुसार सभी जीवित वस्तुओं में एक प्रकार का रेडियोधर्मी कार्बन होता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है। ऑप्शन है आपके पास कार्बन 14, रेडियो 14, लघु 14 या समय 14। तो इसका राइट आंसर है कार्बन 14, है ना। यहाँ पर आपका एक प्रश्न भी तैयार हो गया है, कार्बन 14 विधि किसे कहते हैं? उसका आंसर भी है ये, आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। भौतिकी के अनुसार सभी जीवित वस्तुओं में एक प्रकार का रेडियोधर्मी कार्बन होता है, जिसे हम कार्बन 14 कहते हैं। ठीक है। जीवित प्राणी जिस मात्रा में कार्बन 14 को वायुमंडल से प्राप्त करता है, उतनी ही मात्रा में रेडियोधर्मिता के कारण उसे खो भी देता है। किंतु मृत्यु हो जाने पर प्राणी कार्बन 14 लेना तो बंद कर देता है, किंतु उसे खोता एक निश्चित दर से धीरे धीरे है। इस विधि से किसी वस्तु में कार्बन 14 की मात्रा से भौतिक वैज्ञानिक यह पता लगा लेते हैं कि यह वस्तु कितनी पुरानी है। ठीक है। तो इस पद्धति के द्वारा किसी भी वस्तु की प्राचीनता निर्धारित की जा सकती है। इसे हम कार्बन 14 भी कह सकते हैं, तिथि निर्धारण प्रणाली भी कह सकते हैं या कार्बन डेटिंग भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अत्यंत प्राचीन जीवों, मानवों, वनस्पतियों आदि के अवशेषों या उनके द्वारा छोड़ी गई छापों को जो पृथ्वी की सतहों या चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको, जीनस, होमो, जीवाश्म या क्रोमो। तो इसका राइट आंसर है जीवाश्म। अब आपको यह बताना चाहूँगा, परीक्षा में प्रश्न आता है जीवाश्म किसे कहते हैं, तो हम इसका आंसर यह लिख सकते हैं, जीवाश्म की परिभाषा हो गई है। निश्चित ही इस परिभाषा को आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको आप जरूर नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदि मानव द्वारा 1 से 2 इंच तक के छोटे औजार जिनमें लकड़ी के हैंडल लगे होते थे, इन छोटे औजारों को क्या कहा जाता था?
ठीक है, ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको, लघु अस्त्र, लघु सामान, लघु अश्म या लघु हथियार। तो इसमें हम क्या कहेंगे, लघु अश्म। राइट आंसर क्या है इसका, लघु अश्म। यह मध्य पाषाण काल में इन औजारों का इस्तेमाल किया जाने लगा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक से अधिक या सही विकल्प सही हो सकते हैं ना, इस पर थोड़ा सा आपको निर्देश दे रखे हैं। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये आपके एक से अधिक या सभी इसके राइट आंसर हो सकते हैं। प्रागैतिहासिक मानव की प्रजातियां कौन कौन सी है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जिंजोन्थ्रोपस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, पिथिकांथ्रोपस और निएंडरथल मानव। तो इसमें जो भी बताई गई है चारों की चारों ये सही है। आपको सभी पर राइट का निशान लगाना है क्योंकि यहाँ पर एक प्रश्न का आंसर तैयार हो गया है आपका। ठीक है, प्रागैतिहासिक मानव की प्रजातियां कौन कौन सी है, तो आप लिख देंगे जिंजोन्थ्रोपस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, पिथिकांथ्रोपस और निएंडरथल मानव। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको इनके बारे में थोड़ा वर्णन भी दे रखा है जो आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। आपका एक आंसर भी तैयार हो गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव जो है ये मध्य अफ्रीका में रहता था और यह सीधा चलने वाला 2 पैरों पर लगभग 56 लाख वर्ष पहले ऐसा मानव पाया गया था। ठीक है, दूसरा है आपका जिंजोन्थ्रोपस जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव की ही एक उपजाति मानी जाती है और इस प्रजाति के लोग कहाँ पाए गए थे, ऑस्ट्रेलिया में। तीसरा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है पिथिकांथ्रोपस, तो इस जाति के लोग दक्षिण पूर्व एशिया में पाए गए और इस प्रजाति के लोग खड़े होकर चल सकते थे तो इनका मस्तक बहुत ही बड़ा होता था। और इस प्रजाति के जीवाश्म कहाँ मिले हमें, जर्मनी के हिडलबर्ग से प्राप्त हुए हैं और इस मानव को होमो इरेक्टस नाम भी दिया गया है। और लास्ट है आपके पास निएंडरथल मानव, ये जर्मनी के निएंडरथल नामक स्थान से प्राप्त हुआ था इसलिए इसको निएंडरथल मानव नाम दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, प्रागैतिहासिक मानव के बारे में हमें किन साधनों से जानकारी मिलती है। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक मानव के बारे में किन साधनों से जानकारी मिलती है, इसमें ऑप्शन है आपके जीवाश्म, हथियार एवं औजार, अस्थियां और चित्रकला के नमूने। तो ये चारों ऑप्शन इसमें सही हैं आपके। तो प्रागैतिहासिक मानव के बारे में हमें निम्नांकित जो भी साधन दे रखे इन सबसे हमें प्रागैतिहासिक मानव की जानकारी मिलती है। यह भी आपका एक प्रश्न बन रहा है जो अपने आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। प्रागैतिहासिक मानव के बारे में हमें किन साधनों से जानकारी मिलती है, तो इन चारों को आप जरूर नोट कर लीजिएगा। जीवाश्म के बारे में अभी आप ऊपर पढ़ चुके हैं। हथियार, प्रागैतिहासिक मानव के कई सारे हथियार और औजार भी मिले हैं, उससे भी हमें प्रागैतिहासिक मानव की जानकारी मिलती है। और अस्थियाँ, भूमि का जो खनन किया जाता है, पृथ्वी का जो खनन किया जाता है, तो इसमें भी कई प्रकार के अवशेष अस्थियाँ मिलती है। और यह गुफाओं में रहते थे तो चित्रकला के नमूने, जहाँ रहते थे वहाँ कई प्रकार के चित्र भी इन्होंने बना रखे हैं, तो चित्रकला के नमूने से भी हमें प्रागैतिहासिक मानव की जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, उनके नाम कौन कौन से हैं। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल या कांस्य पाषाण काल। तो इसमें जो राइट आंसर है, जो 3 पुरा पाषाण है, मध्य पाषाण है और नवपाषाण है, इसमें कांस्य पाषाण काल नहीं है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि यह नवपाषाण काल का ही एक उपभाग माना गया है। ठीक है, ताम्र पाषाण और कांस्य पाषाण यह नवपाषाण के बाद का समय माना गया है। तो प्रागैतिहासिक काल को जो मुख्य 3 भागों में बांटा गया है वो पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाहता हूँ। पाषाण काल नाम क्यों दिया गया, क्योंकि यहाँ पर उस समय जो भी औजार और हथियार मिले हैं और मनुष्य का जो आवास था वो सब ज़्यादातर पत्थरों का ही था या पाषाण का ही था, है ना। पाषाण का उपयोग ज़्यादा करते थे, इसलिए उसको पाषाण काल नाम दिया गया है और उन्हीं पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवपाषाण काल के मानव ने जब कृषि एवं पशुपालन करना सीख लिया तो उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए। ठीक है, ऑप्शन, बस्तियों का विकास, अनाज उगाने लगा, दूध का प्रयोग करने लगा, सामाजिक विकास होने लगा और वस्त्रों का प्रयोग करने लगा। तो यहाँ पर भी एक प्रश्न तैयार हो रहा है आपका, नवपाषाण काल के मानव ने जब कृषि और पशुपालन सीख लिया तो क्या क्या परिवर्तन आए। तो जितने भी परिवर्तन दे रखे हैं ये सभी राइट हैं, आपको सभी सिलेक्ट करना है। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो बस्तियों का विकास आप लिख सकते हैं, नवपाषाण काल में जब मनुष्य ने कृषि और पशुपालन सीख लिया तो एक स्थान पर रहना सीख लिया उसने।
अनाज उगाना सीख लिया, खेती करना सीख गया तो उसने कई प्रकार के अनाज उगाने लग गया। वो दूध का प्रयोग करने लग गया, जब वह कृषि करा और कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करने लग गया तो वह कई प्रकार के दूध का उपयोग भी करने लगा। सामाजिक विकास होने लगा, समाज एक साथ अगर रहने लगा तो समाज का विकास हुआ, ठीक है। और वस्त्रों का प्रयोग करने लगा, जब उसने खेती करना सीख लिया तो वह कपास की खेती भी करने लग गया और साथ में कपास से ही वह वस्त्र बनाना भी उसने सीख लिया था। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका तैयार हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, होमिनिड की विशेषताएं होती है, ठीक है। होमिनिड, अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। होमिनिड 2 पैरों से चलने वाले होते हैं, होमिनिड का मस्तिष्क बड़ा होता है होमिनाइड की अपेक्षा, है ना। यहाँ पर अपन तुलना भी करेंगे, आगे आपको बताऊंगा। होमिनिड के साथ हाथ विशेष प्रकार के होते हैं जिनके माध्यम से वो हथियार और औजार बना सकते थे, और होमिनिड चौपाया होते थे। तो निश्चित ही अगर आपने होमिनिड के बारे में पढ़ रखा है तो आप होमिनिड और होमिनाइड के बारे में परीक्षा में प्रश्न जरूर आता है, तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर होमिनिड के 2 पैरों पर चलने वाले होते हैं, होमिनाइड का मस्तिष्क बड़ा होता है, सही है। होमिनिड के हाथ विशेष प्रकार के होते हैं। तीनों पॉइंट होमिनिड की विशेषताएं बताते हैं, लेकिन जो चौथा पॉइंट है होमिनिड चौपाया होते थे, ये नहीं, क्योंकि अभी हमने ऊपर क्या लिखा, 2 पैरों से चलने वाले होते थे, तो फिर चौपाया तो हो ही नहीं सकते। चौपाया मतलब जो 4 पैरों पर चलते हैं, तो ये इसकी विशेषता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आदिकाल मानव के भोजन प्राप्त करने के तरीके कौन कौन से हैं। आदिकाल में मानव के भोजन प्राप्त करने के तरीके कौन कौन से थे। ऑप्शन है आपके पास, संग्रहण, शिकार, अपमार्जन और मछली पकड़ना। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन आपके सही है। इन चारों तरीके से आदिकाल का मानव अपना भोजन प्राप्त करता था। अभी जो आपने प्रश्न देखा, यह भी आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से तैयार हो रहा है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आदिकालीन मानव के भोजन प्राप्त करने के तरीके जो दिए गए वो सब सही है, ठीक है। पहला ऑप्शन था आपका संग्रहण। संग्रहण क्या होता है, संग्रहण की क्रिया में पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ, जिसमें बीज, गुठलियां, फल, कंदमूल आदि आ गए, ये सब भोजन के रूप में वह इस्तेमाल करता था। दूसरा ऑप्शन था आपका शिकार। आदिकालीन मानव ने शिकार करना भी सीख लिया था, वह अपने हथियारों से जंगली जानवरों को मारकर अपना भोजन भी प्राप्त करता था। तीसरा महत्वपूर्ण है, जो आपका 2 नंबर में अलग से क्वेश्चन आ सकता है, अपमार्जन। अपमार्जन क्या होता है, आदिकालीन मानव रसदखोरी। अब रसदखोरी क्या होता है, भोजन की तलाश में इधर उधर भटकना, है ना, इसको रसदखोरी कहा जाता है। तो आदिकालीन मानव रसदखोरी के द्वारा उन जानवरों की लाशों से मांस या मज्जा खोज कर निकालने लगा जो जानवर अपने आप मर जाते थे या किन्हीं हिंसक जानवर द्वारा मार दिए जाते थे। इस प्रकार भी वह अपना भोजन प्राप्त करता था, इसको अपमार्जन कहते हैं। और लास्ट है आपका मछली पकड़ना। आदि मानव अपने भोजन में मछली का भी इस्तेमाल करता था, मछली को पकड़कर उसका भी उससे सेवन करना शुरू। अगला क्वेश्चन है आपका, होमो लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ मानव होता है। यह शब्द स्त्री व पुरुष दोनों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो होमो की आपको यहाँ पर उपजातियाँ बताना है ना। होमो की उपजातियाँ कौन कौन सी है, ठीक है। पहले होमो का अर्थ बता दिया, ये भी आप जरूर याद कर लीजिएगा, है ना। प्रश्न में ही आंसर आपको दे रखा है। ऑप्शन है होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, यह भी सही है। होमो सेपियंस, यह भी सही है, लेकिन होमिनाइड ये सही नहीं है, ठीक है। तो होमो की जो उप प्रजातियाँ मानी गई है वो होमो हैबिलिस मानी गई है, होमो इरेक्टस मानी गई है और होमो सेपियंस मानी गई। अब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, होमो लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ मानव होता है और यह स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। होमो की 3 उपजातियाँ हैं, होमो हैबिलिस जो औजार बनाने वाले होते हैं, होमो इरेक्टस जो सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले मानव को कहा जाता है, और होमो सेपियंस चिंतनशील या बुद्धिमान मानव, अर्थात वर्तमान में जो आधुनिक मानव है इसको हम होमो सेपियंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सही जोड़ी, ठीक है। सही जोड़ी में आपको एक भाग में दे रखा है एप, अग्नि का आविष्कार, चाक या पहिए का आविष्कार, जिस काल की लिखित सामग्री मिलती है और जिस काल की लिखित सामग्री नहीं मिलती है। और बी भाग जो आपको ऊपर दे रखा है ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, वानर, पूरा पाषाण और नवपाषाण काल, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपको एप दे रखा है, तो एप क्या है, वानर को ही कहा जाता है, जैसे प्राइमेट्स कहते हैं नर वानर को, ऐसे उनको एप भी कहा जाता है, ठीक है। अग्नि का आविष्कार, आप सब जानते हैं अग्नि का आविष्कार पूरा पाषाण काल में ही हो गया था।
और चाक अर्थात पहिए का आविष्कार, चाक सब जानते हैं, गोल पहिया जो होता है उसको कहा जाता है। तो इसका आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। जिस काल की लिखित सामग्री मिलती है उसको हम क्या कहेंगे? ऐतिहासिक काल, है ना। और जिस काल की हमें लिखित सामग्री नहीं मिलती है वो क्या होता है? प्रागैतिहासिक काल। यहाँ पर आपको देखो ये परिभाषा भी तैयार हो गई है, ये आपके परीक्षा में किसी भी प्रकार से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको जरूर तैयार करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए, है ना। आपको स्क्रीन पर एक चित्र दिखाई दे रहा है, दो चित्र दिखाई दे रहे हैं ना, एक प्रतिस्थापन मॉडल है और एक क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल है, ठीक है। तो प्रतिस्थापन मॉडल की विशेषता क्या है? अब आपको दिख रहा है प्रतिस्थापन मॉडल पहले दे रखा है और उसके पास में आपको क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल दे रखा है। अब इसकी विशेषता आपको चूज करना है ऑप्शन में। तो आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, चित्र देख रहे हैं आप, प्रतिस्थापन मॉडल और उसके बाद क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल, ठीक है। पहला ऑप्शन है मानव की उत्पत्ति एक ही स्थान मध्य अफ्रीका में हुई थी, वहीं से धीरे धीरे दुनिया के अलग अलग भागों में फैलती गई। और दूसरी विशेषता बता रखी है मानव की उत्पत्ति अलग अलग क्षेत्रों में हुई, इसीलिए आधुनिक मानव दुनिया के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में दिखाई दिए। तो अब आप यहाँ पूछा गया प्रतिस्थापन मॉडल की विशेषता, इन दोनों में से एक प्रतिस्थापन की विशेषता है और एक क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल की विशेषता है। तो प्रतिस्थापन मॉडल की विशेषता कौन सी हुई आपके हिसाब से? सोचिएगा। यदि हम प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से, चित्र को बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। प्रतिस्थापन मतलब मानव की उत्पत्ति एक ही स्थान पर हुई, कहाँ हुई थी वो? मध्य अफ्रीका में, और वहीं से धीरे धीरे दुनिया के अलग अलग भागों में यह फैलती चली गई। तो ऑप्शन क्या सही है? प्रतिस्थापन मॉडल की विशेषता पहली वाली सही है। जो दूसरी विशेषता दे रखी है आपको, मानव की उत्पत्ति अलग अलग क्षेत्रों में हुई, इसीलिए आधुनिक मानव दुनिया के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में दिखाई दिए, यह आपका क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल की विशेषता है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आपका शुरू हो रहा है, अब आपको जैसे परीक्षा में निबंधात्मक क्वेश्चन आते हैं, आपको उसका आंसर देना है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई? तो क्वेश्चन जो था इसका आंसर अभी हम यहाँ टाइप करेंगे, काफ़ी समय लगेगा, तो मैंने कॉपी कर रखा है इसको, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। आप इसका अवलोकन जरूर करिएगा। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम जो जीवन का प्रारंभ हुआ था जल में एक कोशिकीय जीव के रूप में हुआ था, जिसमें न तो हड्डी थी और न ही मांस था। इन्हीं जीवों का धीरे धीरे विकास हुआ, मछली, केकड़े, सांप आदि अनेक प्राणी उत्पन्न हुए। इन प्राणियों को जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता था, क्योंकि शक्तिशाली तथा बड़े प्राणी छोटे प्राणियों को या तो खा जाते थे या उन्हें मार डालते थे। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के कई समय पश्चात मानव का जन्म हुआ, और मानव के विकास की कहानी की एक दिलचस्प कहानी है। मानव प्रकृति वैज्ञानिक जो चार्ल्स डार्विन है, इन्होंने अपनी पुस्तक में द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की रचना की, और इस पुस्तक में उन्होंने प्रमाणित किया कि मानव बहुत समय पहले जानवरों से ही क्रमिक रूप से विकसित हुआ था, और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक थी 1859 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, प्राइमेट्स किसे कहते हैं? प्राइमेट्स, अब प्राइमेट्स का भी हमने यहाँ पर जस्ट कॉपी करा हुआ है, यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। प्राइमेट्स किसे कहते हैं? हाँ, तो प्राइमेट्स का अर्थ क्या होता है? नर वानर होता है। प्राइमेट्स के अंतर्गत बंदरों, लंगूरों, वनमानुषों तथा इनके स्तनधारी जीवों को शामिल किया जाता है। हम आधुनिक मानव का विकास चार्ल्स डार्विन के अनुसार प्राइमेट्स से ही हुआ है, ठीक है। और प्राइमेट्स का जो काल माना जाता है ये 360 लाख वर्ष से 240 लाख वर्ष माना जाता है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम, नवपाषाण काल की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो नवपाषाण काल की जो मुख्य विशेषता है, यहाँ पर भी अपन ने कॉपी कर रखा है, इसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। नवपाषाण काल की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थी, बहुत सारी है नवपाषाण काल। कृषि, पशुपालन, हथियार व औजार, चाक का आविष्कार, बस्तियों का विकास, मिट्टी में के बर्तन बनाना और वस्त्रों का प्रयोग, और भी कई सारी विशेषता हैं जो यहाँ छूट गई है।
फिर भी मैंने कुछ महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ पर लिखी है, तो आप इसका अवलोकन करें। और इसको परीक्षा में आपको लगभग एक एक दो दो लाइन में इसका वर्णन भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बुक का अध्ययन जरूर करें। और अब हम इसको सबमिट कर देते हैं। व्यू स्कोर दिखाई दे रहा है आपको। व्यू स्कोर के पहले आपको नीचे 3 ऑप्शन दे रखे हैं ब्लू में, सी प्रीवियस रिस्पॉन्स, है ना। इसके पहले किसने टेस्ट दिया आप देख सकते हैं। एडिट यूर रिस्पॉन्स, आपने जो टेस्ट दिया है इसको एडिट कर सकते हैं, आंसर चेंज कर सकते हैं आप। सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, एक बार फिर से पूरा टेस्ट आप दे सकते हैं। अब हम आते हैं व्यू स्कोर पर। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है 30 नंबर का टेस्ट था, तो आप 30 में से 30 नंबर, तो आप 30 आउट ऑफ 30 नंबर प्राप्त कर चुके हैं। और इसके बाद आपको जब आंसर देखेंगे, जब आप टेस्ट देंगे, तो इस आंसर में आपको प्रत्येक क्वेश्चन के पीछे फीडबैक आपको ज़रूर दे रखा है, ठीक है। तो ये फीडबैक आप ज़रूर नोट करें अपनी कॉपी में। और निश्चित ही ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थोड़ा बड़ा है लेकिन पूरा लेसन का निचोड़ इसमें दे चुका हूँ, तो निश्चित है आप इसको पसंद आएगा तो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ठीक है। और आप स्वयं भी इसको टेस्ट को आप दे सकते हैं, है ना। डिस्क्रिप्शन में मैं इसके लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप इस टेस्ट को स्वयं भी दें और अपना स्वयं का अवलोकन करें। जय हिंद, जय भारत।